कि भारत के युवा भावनात्मक रूप से इतने सख्त या कहें तो पत्थर क्यों बनते जा रहे हैं? बिल्कुल। और यहाँ पत्थर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हो गए। ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है। असल में ये कठोरता एक तरह का सुरक्षा कवच है। एक क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे बच्चे अनजाने में दर्द और भावनात्मक चोट से बचने के लिए अपने चारों ओर बना लेते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई चॉइस नहीं है बल्कि एक तरह की मजबूरी है। माहौल उन्हें ऐसा बना रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इस लेख के मुताबिक वो कौन से कारण हैं जो बच्चों को इस कवच को बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है घर से। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी कारण है जज्बाती दूरी, मतलब इमोशनल डिस्कनेक्ट। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में परिवार एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से मीलों दूर हैं। माता पिता अपनी चिंताओं में व्यस्त हैं और बच्चे अपनी दुनिया में। हाँ, और वो दुनिया ज्यादातर एक स्क्रीन के अंदर होती है। मोबाइल, गेमिंग, सोशल मीडिया। लेख में भी इस पर जोर दिया गया है कि ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये असली इंसानी जुड़ाव की जगह ले रहा है। पर एक सवाल मन में आता है, हमारे माता पिता और दादा दादी के जमाने में भी तो माँ बाप बहुत व्यस्त रहते थे, शायद आज से भी ज्यादा। तो फिर आज ऐसा क्या अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। फर्क अनुपस्थिति के प्रकार का है। पहले माता पिता शारीरिक रूप से व्यस्त होते थे, लेकिन घर में एक भावनात्मक माहौल फिर भी होता था। आज माता पिता शायद शारीरिक रूप से मौजूद हैं, उसी कमरे में बैठे हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो अपने फोन या लैपटॉप में गायब हैं। हाँ, ये बात तो है। बच्चों के लिए ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और जो खालीपन इससे पैदा होता है उसे भरने के लिए बच्चे स्क्रीन की तरफ भागते हैं, और यहीं से दूसरी समस्या शुरू होती है। मतलब एक खालीपन को भरने के लिए एक और बड़ा खालीपन बनाया जा रहा है। और जब बच्चे स्क्रीन पर अपना सारा वक्त बिताते हैं जहां भावनाएं सिर्फ इमोजी या मीम्स तक सिमट रही हैं, तो उनकी हमदर्दी मतलब एम्पैथी पर क्या असर पड़ता होगा? अगर किसी को गिरते हुए देखकर हंसी सिर्फ एक फनी वीडियो में आती है, तो क्या असल जिंदगी में भी वो वैसा ही महसूस करेंगे? यही तो जड़ है। जब भावनाएं सिर्फ स्क्रीन पर देखी जाती हैं, किसी फिल्म में, किसी गेम में, तो वो असली नहीं लगती, वो एक तमाशा बन जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि असली जीवन की भावनाओं के प्रति एक तरह की असंवेदनशीलता पैदा हो जाती है। बच्चे दर्द, पीड़ा, खुशी, इन जैसी गहरी भावनाओं को असलियत में महसूस करने और दूसरों में पहचानने की क्षमता खोने लगते हैं। उनका भावनात्मक दायरा सिकुड़ जाता है। ये तो बहुत डरावनी बात है। तो ये भावनात्मक दूरी और स्क्रीन का असर हमें सीधे दूसरे कारण पर ले आता है, जो है डिजिटल दुनिया का सीधा प्रभाव। लेख साफ कहता है कि इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट बच्चों के मन को सुन्न कर रहा है। इसका क्या मतलब है? सुन्न होना यानी डिसेंसिटाइजेशन। इसे ऐसे समझिए, जब आप पहली बार कोई हिंसक वीडियो या गेम देखते हैं तो आपको शायद बेचैनी होती है, घबराहट होती है, लेकिन जब आप रोज वही चीज देखते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। हाँ, जैसे वीडियो गेम्स में होता है, आप एक किरदार को मारते हैं, वो फिर जिंदा हो जाता है। कोई नतीजा नहीं, कोई असल दर्द नहीं, ये सब एक खेल है। बिल्कुल। और जब ये रोज होता है तो वर्चुअल दुनिया की हिंसा और असल दुनिया की हिंसा के बीच की जो रेखा है वो धुंधली होने लगती है। दिमाग इन दोनों में फर्क करना कम कर देता है। इसलिए जब वो असल दुनिया में किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया उतनी तीव्र नहीं होती जितनी होनी चाहिए। उनका मन सच में सुन्न हो चुका होता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जो बच्चा गेम में हिंसा देखता है वो असल में धीरे धीरे अपनी महसूस करने की क्षमता खो रहा है? ये तो ऐसा है जैसे कोई दवा जो दर्द को महसूस होने से रोक दे, पर वो दवा अच्छी और बुरी हर तरह की भावना को रोक रही है। आपने एकदम से सही पकड़ा। ये एक भावनात्मक एनेस्थेसिया जैसा है। और जानते हैं यहाँ एक और दिलचस्प बात क्या है? मुझे लगता है ये दोनों कारण, परिवार से दूरी और डिजिटल दुनिया का असर, ये दोनों मिलकर तीसरे कारण को और भी खतरनाक बना देते हैं। और वो तीसरा कारण क्या है? कंपटीशन का बोझ। लेख में इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बच्चों का मशीन बनना। सोचिए, आज बच्चों पर सफल होने का कितना दबाव है। उन्हें महसूस कराया जा रहा है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है जिसका एकमात्र काम है अच्छे मार्क्स लाना, टॉप रैंक हासिल करना और एक बेहतरीन करियर बनाना। और इस रेस में भावनाओं की तो कोई जगह ही नहीं है।
अगर आप भावुक हैं तो मतलब आप कमजोर हैं। अगर आप किसी दोस्त की मदद के लिए रुक गए तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। जब सफलता को सिर्फ अंकों और रैंक से मापा जाता है तो हम अनजाने में बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि भावनाएं, रिश्ते, सहानुभूति ये सब बेकार की चीजें हैं। सफलता की राह में ये सब रुकावटें हैं। इस प्रक्रिया में लेख कहता है उनके अंदर की कोमलता खत्म हो जाती है। और यहाँ मनोविज्ञान ये बताता है कि जब किसी पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होता है। और सर्वाइवल मोड में आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, इस मोड में सहानुभूति और दया जैसी भावनाएं एक लग्जरी या एक कमजोरी मानी जाने लगती हैं। अगर कोई साथी परेशान है तो उसकी मदद करने के बजाय उसे एक प्रतियोगी के रूप में देखा जाता है जिसे पीछे छोड़ना है। इस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझदारी का विकास पूरी तरह रुक जाता है। और यहीं पर पहले दो कारण इसे और बदतर बनाते हैं। बच्चा इस प्रेशर से भागने के लिए कहाँ जाता है? डिजिटल दुनिया में। एग्जैक्टली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन का बोझ बच्चों को सर्वाइवल मोड में डाल रहा है और फिर डिजिटल दुनिया उन्हें इस स्ट्रेस से बचने का एक आसान और सुन्न कर देने वाला रास्ता दे रही है? मतलब एक समस्या दूसरी को और बढ़ा रही है। ये एक दुष्चक्र जैसा है। वाह, ये कनेक्शन तो मैंने सोचा ही नहीं था। परिवार से मिला खालीपन, डिजिटल दुनिया का हमला और फिर पढ़ाई का जबरदस्त दबाव, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे बुनियादी कारण पर, घर का माहौल। अगर ये सब बाहर हो रहा है और घर आकर भी शांति ना मिले तो वो कवच और भी मोटा और सख्त हो जाता है। लेख बताता है कि अगर घर में हर वक्त झगड़े, तनाव या नकारात्मकता का माहौल रहता है तो बच्चा भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना वो और भी खतरनाक है क्योंकि उससे और दर्द मिलेगा। तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है? वो खुद को बंद कर लेता है। लेख में एक बहुत अच्छी उपमा का इस्तेमाल किया गया है। बच्चा अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेता है ताकि उसे दर्द ना हो। वो सोचना और महसूस करना बंद कर देता है क्योंकि महसूस करने का मतलब ही है दर्द महसूस करना। ये एक अस्थायी मुकाबला करने की रणनीति के रूप में शुरू होता है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं कुछ महसूस ही नहीं करूंगा तो मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ एक अस्थायी ढाल के तौर पर शुरू होती है वो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। भावनाओं को लगातार दबाने की आदत ही आगे चलकर उन्हें पत्थर दिल बना देती है, जहां वे सच में कुछ भी महसूस करना बंद कर देते हैं। न दुख न सुख, वो भावनात्मक रूप से खाली हो जाते हैं। और यही है इमोशनल कैल्सिफिकेशन। ये सब सुनकर तो बहुत निराशाजनक लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम एक पूरी पीढ़ी को भावनात्मक रूप से अपंग बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस हालात को बदला जा सकता है? क्या हम इन दीवारों को तोड़ सकते हैं? लेख कोई उम्मीद की किरण दिखाता है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि समाधान बहुत बड़े या मुश्किल नहीं है। वो बहुत व्यवहारिक हैं और उनकी शुरुआत हमारे अपने घरों से, हमारी अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलावों से हो सकती है। ठीक है, तो चलिए उन पर बात करते हैं। पहला समाधान क्या है? पहला और सबसे जरूरी है बातचीत। लेकिन सिर्फ वो वाली बातचीत नहीं जो हम अक्सर करते हैं, होमवर्क किया, मार्क्स कितने आए, बल्कि मन की बात। लेख कहता है बच्चों से पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, स्कूल में उनका दिन कैसा था, उन्हें किस बात से खुशी हुई या किस बात ने उन्हें परेशान किया। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। बच्चे अक्सर जवाब नहीं देते, सब ठीक है कहकर बात खत्म कर देते हैं। तो ऐसी बातचीत शुरू कैसे की जाए? इसका तरीका है एक सेफ स्पेस या सुरक्षित माहौल बनाना। मतलब जब वो अपनी कोई परेशानी या डर बताएं तो उन्हें लेक्चर ना दें या उनकी समस्या को छोटा बताकर खारिज ना करें, बस सुने। उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि वो बिना जज किए जाने के डर से अपनी कोई भी बात कह सकते हैं। जब उन्हें ये भरोसा होगा तो वो खुद खुलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहला कदम है सुनने की कला। अब दूसरे समाधान पर आते हैं। दूसरा समाधान पहले से जुड़ा है, डिजिटल डिटॉक्स। बच्चों को स्क्रीन से निकालकर असली दुनिया के अनुभव देना। उन्हें मैदान में खेलने, दोस्तों से मिलने, परिवार के साथ बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। क्या ये हकीकत से दूर भागना नहीं है? आज की दुनिया डिजिटल है। बच्चों को इससे पूरी तरह दूर करने की बजाय क्या हमें उन्हें इसे बेहतर तरीके से नेविगेट करना नहीं सिखाना चाहिए? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। यहाँ डिटॉक्स का मतलब तकनीक का पूरी तरह से त्याग नहीं है, बल्कि उसका संतुलन बनाना है।
लक्ष्य यह है कि डिजिटल दुनिया उनकी एकमात्र दुनिया ना बन जाए। जब बच्चे बाहर खेलते हैं, दोस्तों से मिलते जुलते हैं, तो वे वो सामाजिक कौशल सीखते हैं जो कोई भी वीडियो गेम या ऐप नहीं सिखा सकता, जैसे शेयर करना, टीम वर्क, झगड़ा सुलझाना और सबसे ज़रूरी, आमने सामने बैठकर दूसरों के चेहरे के भाव और उनकी भावनाओं को समझना। ये असल दुनिया के अनुभव उनके भावनात्मक विकास के लिए बेहद बेहद ज़रूरी हैं। संतुलन, ये शब्द बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा समाधान क्या है? तीसरा है संस्कार और कहानियां। लेख इस बात पर जोर देता है कि हम बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएं जो दया, प्रेम, ईमानदारी और इंसानियत सिखाती हों। ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, दादा दादी, नाना नानी की कहानियां। पर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये कहीं खो गया है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। कहानियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। वो सीधे हमारे अवचेतन मन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करती हैं। जब बच्चे बहादुरी, दया और निस्वार्थ प्रेम की कहानियां सुनते हैं, तो ये गुण उनके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। ये उन्हें सही और गलत का फर्क सिखाने का सबसे सहज और असरदार तरीका है। और चौथा और आखिरी समाधान, जो शायद इन सब का निचोड़ है, वो है वक्त। लेख कहता है कि सबसे बड़ा तोहफा जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है आपका वक्त। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है। वो क्या है? यहाँ वक्त का मतलब सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं है। क्वालिटी टाइम ये गुणवत्तापूर्ण समय का मतलब है कि जब आप उनके साथ हों तो आप भावनात्मक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह उनके साथ हों। आपका ध्यान अपने फोन, टीवी या अपनी काम की चिंताओं में ना हो, बल्कि पूरी तरह से उन पर हो। 10 मिनट का ऐसा ध्यान से बिताया गया समय 2 घंटे की बिना ध्यान वाली मौजूदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर हम इन सभी समाधानों को देखें, बातचीत, डिजिटल डिटॉक्स, कहानियां और वक्त, तो इन सब का मूल उद्देश्य एक ही है, बच्चों के साथ एक वास्तविक, गहरा और मानवीय जुड़ाव फिर से स्थापित करना। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बच्चों का पत्थर होना एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। इसके कारण जटिल है। परिवारों में भावनात्मक दूरी, डिजिटल दुनिया का बुरा असर, कंपटीशन का जानलेवा बोझ और घर का नकारात्मक माहौल। पर इसके समाधान हमारे अपने हाथों में है, जिनकी शुरुआत होती है एक सच्ची बातचीत से, उन्हें स्क्रीन से दूर असल दुनिया में लाने से, अच्छी कहानियों से संस्कार देने से, और सबसे बढ़कर उन्हें अपना अनडिवाइडेड अटेंशन, अपना कीमती वक्त देने से। बिल्कुल। इसके समाधान की शुरुआत हमारे अपने घरों से, छोटी छोटी रोजमर्रा की कोशिशों से हो सकती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन असंभव नहीं है। ये तो हुई आज की चर्चा, लेकिन जाने से पहले क्या कोई ऐसा विचार है जो आप हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वो सोच विचार कर सके? हाँ, एक बात है। हमने बच्चों को वक्त देने की बात की और उसे सबसे बड़ा तोहफा बताया, पर यह एक और गहरा सवाल खड़ा करता है, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमारे सभी रिश्तों के लिए हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या हम सिर्फ अपनी शारीरिक उपस्थिति दे रहे हैं, या हम मानसिक रूप से भी उनके साथ मौजूद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके साथ पार्क में होते हुए भी अपने फोन पर ईमेल चेक कर रहे हैं, या उनके साथ खाना खाते हुए भी अपने काम की चिंताओं में खोए रहते हैं? शायद असली सवाल समय की मात्रा का है ही नहीं, बल्कि उस समय में हमारी मौजूदगी की गहराई का है। और ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।